क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मतलब अगर स्पीड 5 किलोमीटर मोर होती, ज्यादा होती, तो ये एक आवर 1 घंटा कम लेता। ये ट्रेन कम लेती है घंटा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड बताइए ट्रेन की क्या है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किसी चाल से वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। अब रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, जो मेरे से पूछा है वो मान लो पहले। तो लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन मतलब माना रेलगाड़ी की चाल। तो मान लिया रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो वो मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटे में मानते हैं ना, तो x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया हमने रेलगाड़ी की चाल। अब एकदम सिंपल सी बात बताओ, मुझे क्या कह रहा है, इस चाल से चलती 360 किलोमीटर दूरी तय करती है ना, इस चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। लेकिन यदि ये चाल 5 किलोमीटर और बढ़ जाए तो जो टाइम लगेगा ना वो 1 घंटा कम लगेगा। तो कुल मिलाकर देखो दो टाइम की तुलना करी गई है यहां पर। कौन से दो टाइम, एक तो इस स्पीड से जो टाइम लगेगा इसको कितना चलने में, 360 किलोमीटर चलने में, और उसके बाद अगर 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ जाए तब कुछ टाइम लगेगा। तो जो 5 किलोमीटर बढ़ने पर जो टाइम आएगा वो इस वाले टाइम से, इस स्पीड से जो टाइम लगेगा उससे 1 घंटा कम होगा। तो हमें कुल मिलाकर दोनों टाइम निकालने पड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ऐसा ही क्वेश्चन था ना, उसमें केवल इक्वेशन बनानी थी, सोल्व नहीं करनी थी। यहां सोल्व भी करनी है। देखो क्या करेंगे, सिंपल सी। अब ये जो हमारी स्पीड है इससे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस तो चल रही है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो कितनी दूरी तय हो रही है, तो दूरी तो 360 किलोमीटर तय हो रही है ना। तो बात करो टाइम कितना लगेगा, टाइम, समय। तो एकदम सिंपल फार्मूला है समय का, क्या, दूरी बटा चाल। तो दूरी है आपकी 360 बटे में चाल है x, सिंपल। तो इतने आवर्स, इतने घंटे कब लगेंगे उसको, जब वो इस चाल से चलती है ना। दो टाइम दिया ना, इस चाल से, और एक अगर चाल 5 किलोमीटर ज्यादा हो जाए तब। तो इस चाल से तो इसको इतना घंटा लग गया, ठीक, दूरी तय करने में 360। अब दोबारा से चाल क्या हो जा रही है, अब मान लो इफ द स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब यदि चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, कि जो स्पीड होगी वो क्या होगी। तो अब जो स्पीड होने वाली है, जो चाल होगी वो x में 5 जुड़ जाएगी। 5 ज्यादा का मतलब क्या है, 5 जुड़ जाएगी। तो x जमा 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी चाल हो गई। दूरी तो अभी भी कितनी तय कर रही है, देखो सेम जर्नी है, तो दूरी अभी भी कितनी है, जो दूरी है आपकी, जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो अभी भी आपका 360 किलोमीटर है। अच्छा, तो टाइम कितना लगेगा यहां पे, तो सिंपल सी बात है, टाइम क्या होता है, तो टाइम का वही फार्मूला है, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल सेम फार्मूला, फार्मूला तो वही है ना, दूरी बटा में चाल। अब की बार चाल x प्लस 5 है, इतने आवर्स लगेंगे इसको इससे। यही दोनों टाइम का कंपैरिजन किया हुआ है कि अगर 5 किलोमीटर ज्यादा चल रही है तो जो टाइम लगेगा, कितना टाइम कम लगेगा, इस वाले से 1 घंटा कम लगेगा। अब इसको हम लिखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं जरा इसकी, क्वेश्चन मिटा देता हूं। देखिए जरा, अब इसको दोनों दोनों की तुलना करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। एक टाइम आपका ये है 360 बटे x प्लस 5, एक टाइम है 360 बटे x, दो टाइम यही तो है। मुझसे क्या कह रहा है कि जब स्पीड ये है तो क्या हो रहा है, जो टाइम है ना वो 1 घंटा कम लग रहा है, यही तो क्वेश्चन दिया था। तो इसका मतलब ये वाला टाइम जो है, ये वाला टाइम 1 घंटा कम है। तो अगर ये वाला टाइम 1 घंटा कम है तो क्या कर सकते हैं, या तो इसमें से 1 घंटा घटा दो या फिर इसमें 1 घंटा जोड़ दो। दो ही उपाय है ना। मान लो अगर ये आपका 16 है, ये 17 है, ये 1 घंटा कम है, तो दो उपाय है,
ये 1 घंटा कम है, इधर भी 1 घटा दो, या फिर इधर ही 1 जोड़ दो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो अब देखिए, मान लो मैं यहां पर 1 जोड़ देता हूं, क्यों? क्योंकि 1 घंटा कम है, तो क्या आएगा 360 बटा x प्लस 5, इसमें 1 जोड़ देंगे और ये 360 बटा x हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे आगे। कैसे सोल्व होगा, इधर ले आएंगे सब कुछ, 360 बटा x प्लस 5 है, इधर आएगा 360 बटा x और 1 बटा 1 कुछ नहीं है तो बराबर 0। अब इसको क्या सोल्व करके आप इक्वेशन नहीं बना सकते, वैसे ही एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन को सोल्व करते जो x की वैल्यू आएगी, अगर माइनस वाली आ गई तो सीधी सी बात है स्पीड कभी माइनस में होती नहीं है, ये इंपॉसिबल हो जाएगी। जो प्लस वाली वैल्यू आएगी x की, वही आपकी हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल। तो अब आपको बस यहां से समीकरण बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करना है, वो कर लेना, आप बहुत सारे कर चुके हैं ऐसे सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, 2 water taps can together fill a water tank in 9 and 3/8 hours। मतलब 2 वाटर टैप हैं, 2 नल हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, एक वाटर टैंक को ना इतने घंटे में भर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है, जो बड़ा नल है ना, वो छोटे से 10 घंटा कम समय लेता है भरने में, अगर अकेला भरे तब, सेपरेटली भरे, अलग से भरे तो। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मतलब हमें वो टाइम निकालना है कि अगर एक टैप भरे तो कितना घंटा लग जाएगा, कितना टाइम लगेगा। मतलब सिर्फ छोटे वाला अगर भरे टैंक को तो कितने घंटे में भरेगा, सिर्फ बड़े वाला भरे तो कितने घंटे में भरेगा, ये बोला है मेरे से। निकालो। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से ना 10 घंटा कम समय लेता है। जाहिर सी बात है, जो बड़ा नल होगा वो कम समय लेगा, 10 घंटे कम समय लेता है छोटे नल से। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अगर एक नल अलग से भरे, मान लो सिर्फ छोटे वाला नल भरे या सिर्फ बड़े वाला नल भरे, तो किसको कितने घंटे लगेंगे, ये अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है मुझे, पहले एक बात समझो क्वेश्चन किस टाइप का है। तो एक क्वेश्चन था आपका 3.6 में, आपको याद हो, जहां पर 2 मैन, मतलब ऐसे 3 मैन 5 वुमेन या 2 औरत 4 आदमी ऐसे मिलकर काम कर रहे थे ना, तो बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है यहां भी, क्या कि 2 नल मिलकर काम कर रहे हैं। वहां पर भी एक आदमी और एक औरत का अलग अलग बताना था कितने दिन लगेंगे, यहां पर भी यही बताना है कि एक नल का छोटे वाले को और बड़े वाले को अलग अलग कितने घंटे लगेंगे। तो बिल्कुल उसी क्वेश्चन से रिलेट करके देखो, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम पहले क्या करते हैं कि दोनों का ना एक एक घंटे का, जैसे वहां पे एक एक दिन का समय निकाला था कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, एक औरत एक दिन में कितना काम करती है, तो वही यहां पर लिखेंगे कि पहले निकालना पड़ेगा कि एक घंटे में छोटे वाला नल कितना भरता है और एक घंटे में बड़े वाला नल कितना भरता है। और उससे पहले क्या करते हैं, पहले हम मानते हैं जो हमसे पूछा है। देखो सबसे पहली बात तो दोनों नल को मिलकर 9 सही 3/8 घंटे लग रहे हैं, याद रखना, ठीक। चाहो तो लिख दो कि 2 वाटर टाइम, टाइम है ना, तो लिख दो टाइम टेकन बाई 2 वाटर टैप्स टू फिल द टैंक। मतलब क्या है कि दोनों नल द्वारा हौज भरने में लगा समय, कितना समय लग रहा है दोनों नल से, तो अगर दोनों नल को मिला दिया जाए तो ये लग रहा है आपका 9 सही 3/8 घंटे, 9 सही 3/8 आवर्स, इतने घंटे लग रहे हैं। इसको सही करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, 8 निम 72 और 3 75/8 आवर्स, इतने घंटे लग रहे हैं ना। तो इतने घंटे आपको लग रहा है दोनों नल से मिलकर भरने में। अब हमें जो पूछा है वो क्या पूछा है कि एक नल द्वारा कितना समय लगेगा। तो पहले मान लो मैं मानता हूं बड़े वाले का, ठीक। तो लिखते हैं कि टाइम टेकन बाई द लार्जर टैप, है ना, टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली मतलब अलग से। तो लार्जर टैंक द्वारा जो अगर कितना टाइम लगेगा, तो वो हमने मान लिया x आवर्स लगते हैं, x घंटे लगते हैं।
हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे कि बड़े नल द्वारा अलग से मतलब सेपरेटली, अलग से हौज भरने में लगा समय। तो कितना समय लग रहा है, तो हमने मान लिया यही वाला x घंटे आपके हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, वही लाइन, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप। अब ये स्मॉलर टैप से लग रहा है क्या, तो वही हिंदी में भी लिखेंगे आप कि छोटे नल द्वारा, क्या लिख देंगे, छोटे नल द्वारा भरने में लगा समय। तो देखो छोटे नल में कितना लगेगा, तो यहां पर अगर x घंटे लग रहा है तो आपको पता है कि छोटे वाले से इसका 10 कम है, इसका मतलब इसमें 10 घंटे ज्यादा लगेंगे ना। हमें यह दिया है कि बड़े को 10 घंटा कम लग रहा है, तो सिंपल सी बात इसका यही तो मतलब है कि अगर बड़े को 10 घंटा कम लग रहा है, इसका मतलब यही था कि छोटे को 10 घंटा ज्यादा लगेगा। तो स्टेटमेंट लिख लेना आप बिल्कुल ऊपर जैसी, और आप क्या लिख देंगे फिर, x प्लस 10 घंटे। प्लस 10 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें बेशक कम दिया था लेकिन हमने पहले बड़े वाले का लिखा है। तो बड़े वाले को अगर x घंटे लगेंगे तो इसको x जमा 10 घंटे लगेंगे, तभी तो 10 घंटे कम लगेंगे इसको, इतने घंटे लगे छोटे वाले को। लेकिन मैंने अभी बताया हमको क्या निकालना पड़ेगा कि एक घंटे में कितना नल भर सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक घंटे का निकालना पड़ता है, हमें एक दिन का निकालना पड़ता है। तो आप एक घंटे वाला निकालेंगे। तो अब मैं इससे आगे ऊपर करता हूं, मिटा दूं क्वेश्चन, देखो जरा, क्वेश्चन मिटा देता हूं। अब देखो जरा क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एक घंटे में, या फिर हाँ एक घंटे में, तो आप लिखेंगे कि टैंक फील्ड बाय द लार्जर टैप, टैंक filled by the larger tap in 1 hour। मतलब वही एक घंटे वाला बनता है, एक घंटे का निकालोगे आप कि बड़े नल द्वारा एक घंटे में हौज भरा गया, एक घंटे में हौज भरा गया, कितना भरा गया लिख लोगे ना। देखो बड़े नल द्वारा एक घंटे में हौज भरा गया, ये लिखा है मैंने, कितना भरा जाएगा। तो सिंपल सी एक बात समझो कि अगर बड़े नल को टाइम लगता है x घंटे, तो एक घंटे में तो 1/x होगा ना, 1/x होगा, ये समझ में आ रहा है ना, 1/x होगा। कैसे होगा, सेम वही काम ना। देखो अगर x घंटे उसको लगते हैं, नॉर्मल समझो, अगर उसको 10 घंटे लगते तो एक घंटा में 1/10 भरता, तभी तो जाके 10 घंटे में पूरा एक भर देता। तो हमेशा यही काम होता है ना, जब भी आपको पता हो कि कुल इतना टाइम लग रहा है तो एक घंटे में उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो एक घंटे में बड़ा नल 1/x काम करेगा। ऐसी अब टैंक फील्ड बाय द स्मॉलर टैप, अब छोटे टैप का लिखेंगे इन 1 आवर। वही हिंदी में छोटे नल द्वारा एक घंटे में भरा गया, कितना भरा जाएगा, तो ये 1/x है, तो ये 1/x जमा 10 भरा जाएगा, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बात समझो। आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। देखो एक घंटे में छोटा नल इतना, बड़ा नल इतना भरता है, छोटा नल इतना भरता है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, तो टैंक भी तो एक घंटे में ही भरा जाएगा। समझो बात को कि जितना ये एक घंटे में भरते हैं, इसका मतलब टैंक जितने घंटे में भरा जाएगा उसका एक घंटे वाला हिस्सा ही तो भरा जाएगा। तो ये जो 75/8 है ना, इसका 8/75 लिख देंगे। दोबारा सुनो जरा क्या कह रहा हूं मैं, ये एक घंटे का टाइम है ना, एक घंटे में इतना भरा, ये एक घंटे में इतना भरा, तो ये भी तो टोटल टाइम था। तो अगर इसका एक घंटे का निकाले हम तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, जैसे इन दोनों का हुआ वैसे ही इसका भी हो जाएगा। अब यहां से आपको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है, वैसे ही एलसीएम लेके देखो कैसे सोल्व होगा। तो देखो जरा x और x प्लस 10 एलसीएम आ गया आपका, x गुणा में x प्लस 10 एलसीएम आ गया, x से x कट गया तो x प्लस 10 बचा ऊपर। ऐसे यहां पर क्या बचा, x बचा सिर्फ, बराबर 8/75 बचा। अब इसको आगे सोल्व करो जरा, तो क्या हो जाएगा, पहले ऊपर करो तो 2x प्लस 10 हो गया ऊपर, और नीचे क्या बचा, x स्क्वेयर प्लस 10x, x स्क्वेयर प्लस 10x बराबर 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये तो हो गया आपका 8x स्क्वेयर प्लस 8 भाई 80x, 75 दूनी 150x और 75 दाई 750। अब क्या होगा, सबको इधर ले आएंगे, तब तो देखिए ये 8x स्क्वेयर हो गया, ये 80x हो गया, ये आपका इधर आके माइनस का 150x
और माइनस का 750 बराबर 0। अब सोल्व करेंगे तो 8x² तो ऐसे का ऐसे 80x में से 150x गया तो माइनस का 70x और माइनस का ही 750 बराबर 0। अब क्या है 8 से भाग होता है? नहीं होता। 4 से भी नहीं होगा, तो 2 से कर सकते हैं, चाहे तो और छोटा हो जाएगा। अब देखो इसे आप लिख लेना। अब इसके नीचे मैं सोल्व कर देता हूं इसको पूरा सोल्व करते हैं। अब तो देखिए जरा इसके नीचे सोल्व हो रहा है, तो पहले 2 से भाग कर दो तो क्या बचेगा 4x² माइनस 35x माइनस 2 तिया 6, 1 2 से 14, 2 5 10 बराबर 0। ये बचा। अब आपको सोल्व तो करना है। अब देखो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना ना थोड़ा वो पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको गुणा लानी पड़ेगी, ये जोड़ लाना पड़ेगा। ये अगर आप कर पाओ फैक्टराइजेशन मेथड से तो अच्छी बात है, वरना इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं सोल्व। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है ना आपको, -b प्लस -b² माइनस 4ac/√2a। मैं इसके फैक्टर करता हूं, देखो जरा कैसे। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, उसमें भी वही बात है, लेंथी तो पड़ेगा क्यों, बड़ी रकम है यहां पर। इसके फैक्टर समझो, 375 चौके कितना होता है 750 और 1500, तो गुणा है आपकी 1500, वो भी माइनस का, जोड़ने पर आई माइनस का 35। तो एक बात देखो 25 गुना 60 करोगे ना आप तो आता है 1500, और अगर माइनस का 60 कर दूं तो माइनस 35 भी आ जाता है, तो 25 और माइनस 60 मिल गया आपको। तो ये 4x² माइनस का 60x प्लस का 25x और माइनस 375 बराबर 0 हो गया। अब इसको आप सोल्व कर दो। कैसे करेंगे सोल्व? वैसे ही कॉमन लेके, इसमें 4x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 15। यहां पर आपका 25 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 15 बराबर 0। एक बार x माइनस 15, एक बार 4x प्लस 25 बराबर 0। अब एक सिंपल सी बात समझो, यहां से दो मान निकलेंगे, आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये 15 आएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा x बराबर आएगा माइनस का 25/4। क्या ये पॉसिबल है? x क्या माना था हमने कि बड़े नल द्वारा जो समय लगेगा भरने में, तो बड़े नल द्वारा क्या समय लगेगा आपका, बड़े नल द्वारा आपका जो समय लगेगा, ये बात बताओ, तो कभी माइनस का आ सकता है? समय तो हमेशा प्लस में आता है ना, तो आप सीधा लिख देंगे x बराबर 5, तो ये हमारा आंसर होगा। ये तो हो जाएगा इम्पॉसिबल। क्यों? टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, असंभव, समय कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखेंगे, एक मिनट, x बराबर 15 आ गया ना, x माइनस 15 बराबर 0 करेंगे, x बराबर 15 आ गया, तो आप लिख देंगे वही कि बड़े नल द्वारा लिया गया समय वो 15 घंटे और छोटे नल द्वारा लिया गया समय 15 × 10 25 घंटे। तो दोनों टाइम निकल आया आपका। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना जहां पर दो चीजें मिलकर कोई काम करती है फिर अलग अलग पूछे, तो यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, पहले दोनों का मानो, फिर दोनों का एक एक घंटे का लिखना है हमें, या एक एक दिन का लिखना है, और वही काम को प्लस करके बराबर में देखो कुल 75/8 घंटे लग रहे थे, तो उसका भी अगर 1 घंटे वाला हिस्सा निकाले तो 8/75 आएगा ना, तो इन दोनों का 1 घंटे का हिस्सा जोड़कर उसके 1 घंटे के हिस्से के बराबर रखकर और बस फिर बन जाएगी समीकरण और सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations। मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है ना, 1 आवर लेस लेती है, तो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी है जो सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, मतलब इस बात को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, मतलब इस बात को नहीं माना जा रहा कि जितने टाइम पे वहां पे स्टेशन में रुक रही है, मतलब वो अलग अलग स्टेशन पे जो रुक रही है ना उस टाइम को इग्नोर कर रहे हैं, उसको नहीं लिया जा रहा, उसके 1 घंटा कम लेती है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 11 km/h मोर देन दी पैसेंजर ट्रेन, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर अधिक है सवारी रेलगाड़ी से, ठीक, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमने दोनों जो ट्रेन है, जो दोनों रेलगाड़ी है, उनकी एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल निकालनी है आपको। अब देखो जरा कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा कोई पहली बार तो आया नहीं है क्वेश्चन, अभी सेकंड जो पिछला क्वेश्चन किया उससे पिछले वाला यही तो था सेम। जब भी आपको 2 टाइम दिए होंगे ना, देखो 2 टाइम दिया है, देखो 132 किलोमीटर ही दूरी है लेकिन 2 अलग अलग ट्रेनें ट्रेवल कर रही हैं, तो दोनों को अलग अलग टाइम लग रहा है, तो इसका टाइम 1 घंटे कम है एक्सप्रेस वाले का। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, क्या कि आप पहले दोनों का टाइम निकालेंगे और दोनों के टाइम को बराबर रख के जो 1 घंटा कम है उसमें 1 घंटा
जोड़ देंगे तो वही काम करेंगे। तो वही सबसे पहले आप मानते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आप लिखो लेट दी स्पीड ऑफ किसकी, पहले मान लो आप देखो एक्सप्रेस की 11 ज्यादा है ना, तो आप किसकी मानेंगे, पैसेंजर की मानेंगे। पहले मानने को एक्सप्रेस भी मान सकते हो आप, क्या बाद में पैसेंजर की घटानी पड़ जाएगी, लेकिन पहले छोटी मान लेते हैं सिंपल। तो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, मतलब माना सवारी रेलगाड़ी की चाल। तो सवारी रेलगाड़ी की चाल क्या मान ली हमने, तो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा सवारी रेलगाड़ी की चाल है। अब लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, जो माना एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। तो देखो ये क्या है, 11 ज्यादा है ना एक्सप्रेस की, लिखा हुआ है 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, ज्यादा है, तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा ये होगी, ये दोनों की चाल हो गई। अब देखिए आपको दोनों का हमें समय निकालना है। देखो दोनों केस में दूरी क्या है, देखो दूरी जो है डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर ही है ना, डिस्टेंस बराबर 132 किलोमीटर है। अब सिंपल सी बात बताओ, दोनों का टाइम निकाल दे। अब लिखते हैं टाइम टेकन बाई किसके द्वारा, टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन, मतलब पैसेंजर ट्रेन द्वारा, मतलब कि सवारी रेलगाड़ी द्वारा, सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो कितना समय लेगी, तो एकदम एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। क्या टाइम कैसे निकलता है, तो टाइम निकलता है दूरी बटा चाल करके। तो देखो दूरी है 132, सवारी रेलगाड़ी की चाल कितनी है x, तो 132 बटा x घंटे, कितने आवर्स हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है ना भाई, दूरी बटा चाल कर देंगे, 132 दूरी है और सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे ही आप लिखेंगे टाइम टेकन बाई क्या, अब एक्सप्रेस ट्रेन का, एक्सप्रेस ट्रेन है ना, ऐसे ही आप लिखेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो वही दूरी बटा चाल, दूरी इसकी भी 132 किलोमीटर ही है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, स्पीड अलग है, स्पीड क्या है x प्लस 11, तो इतने आवर्स होगी आपकी ये टाइम। अब सिंपल सी बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो सवारी रेलगाड़ी है ना 132 बटा x प्लस 11 और एक ये टाइम है 132 बटा x, तो क्या कह रहा है, जो सवारी रेलगाड़ी है से उससे एक्सप्रेस रेलगाड़ी के समय क्या है, 1 घंटा कम है। एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है, देखो ये 1 घंटा कम है, तो अगर ये 1 घंटा कम टाइम है तो या तो आप इसमें से भी 1 घटा दो या यहां पर 1 जोड़ दो। बताया ना, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो, अगर ये 1 कम है तो 1 जोड़ दिया तो बराबर हो जाएगा, या इसमें से भी 1 कम कर दिया तो बराबर हो जाएगा। उसके बाद आपको दोनों को इधर ले आना है, क्या 132 बटा x प्लस 1 है, इधर आएगा 132 बटा x और प्लस में 1 बराबर 0, ये तो एक पहले से इधर था। अब इसको बस आपको सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, द्विघात समीकरण बना के मूल निकाल देने हैं। फिर वही वाली बात, अगर x की कोई वैल्यू नकारात्मक आती है, नेगेटिव आती है, तो वो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। आप लिख दोगे चाल कभी नकारात्मक नहीं हो सकती, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, और अगर जो प्लस वाली वैल्यू कोई आएगी उसी को आप चाल मान लेंगे। अब देखो चाल दोनों की बतानी है आपको, तो क्या करोगे आप, सवारी रेलगाड़ी की चाल जो x की वैल्यू आई वो, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की उसमें 11 जोड़ देंगे, तो बस वही इसका आपको रूट निकाल देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर, मतलब 2 वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग है वो 468 स्क्वायर मीटर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, यदि उनके परिमाप का अंतर इज 24 मीटर 24 मीटर हो, फाइंड द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, दोनों वर्गों की भुजाई ज्ञात करनी है। देखो 2 वर्गों की भुजाई ज्ञात करनी है, लेकिन याद रहे फिर से वही वाली बात कि दोनों वर्गों की भुजा में क्या कोई रिलेशन दिया है, बताया है कि इस वर्ग की भुजा दूसरे वाले वर्ग की भुजा से इतनी ज्यादा या इतनी कम। तो जब भी दो चीजें निकालनी है उनके बीच में कोई रिलेशन ना हो ना, तो आपको दोनों को अलग अलग वेरिएबल में, अलग अलग चर में मानना पड़ता है। तो आप लिखोगे कि लेट दी साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, मतलब माना
दोनों वर्गों की भुजा मानेंगे। माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा। तो अगर मैंने पहले वर्ग की, पहले या बड़े, देखो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, पहले लिखो या बड़े लिखो, वो आपकी मर्जी है। एक काम करते हैं बड़े लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है ना, तो जब भी डिफरेंस की बात होगी तो एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, सीधी सी बात है। लेट दी साइड ऑफ लार्जर स्क्वेयर, मतलब माना बड़े वर्ग की भुजा, मान लीजिए x मीटर है बड़े वर्ग की भुजा। लेट दी साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, मतलब माना छोटे वर्ग की भुजा। छोटे ही क्या मान लिया हमने? y मीटर। क्योंकि देखो दो अलग अलग ही मानने पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि बड़े वाली भुजा और छोटे वाली भुजा में संबंध क्या है, कौन कितना ज्यादा या कौन कितना गुना है। तो आप सीधे एक्स वाई मानेंगे। अब देखो पहली कंडीशन क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखो जो फर्स्ट कंडीशन है, जो पहली शर्त है, पहली शर्त के अनुसार ये कह रहा है कि दोनों का ना क्षेत्रफल का योग, एरिया का जो सम है वो है 468 स्क्वायर मीटर। दोनों का एरिया मतलब क्या? देखो एरिया होता है साइड गुना साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर दिया है? 468। अब एक बात बताओ, क्या यहां से मैं निकाल सकता हूं किसी की वैल्यू? नहीं। अगर मेरे पास ये भी एक्स स्क्वायर हो, ये भी एक्स हो, तब आप निकाल सकते हैं उसके रूट्स, है ना। तो अभी क्या करेंगे, एक और कंडीशन दी है, उससे हम y की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे हमने एक और क्वेश्चन था ना ऐसा ही, उसमें क्या था कि x बराबर वाई स्क्वायर बराबर 8x निकाल दिया था। तो वैसा ही कुछ यहां भी करेंगे। देखो हमें क्या दिया है, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस। देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, तो ये 4x ये 4y, और डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा, मतलब इसमें से ये घटेगा। तो 4x में से 4y घटेगा, किसके बराबर है? 24 के। सिंपल ना भाई, परिमाप दोनों का अंतर 24 है, तो दोनों का परिमाप 4 गुना x 4 गुना y होगा, घटा के 24 आएगा। अब उसके बाद 4 मान लो, सबसे 4 से भाग कर देते हैं, सभी को 4 से भाग करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 6, और x की वैल्यू क्या आई? 6 प्लस वाई। अब ये समझना, x की वैल्यू 6 प्लस वाई आई ना, या फिर आप यहां से y की वैल्यू निकाल लो, आपकी मर्जी है। देखो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो समीकरण है वो y वाली बन जाएगी, अगर y की निकालेंगे तो x वाली बन जाएगी। चलो मैं यहां से मान लो y वाली निकाल देता हूं, y की वैल्यू निकाल देता हूं। अब तक सारी x वाली करी है ना हमने, तो x की रखते हैं। माइनस वाई बराबर क्या होगा? 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स होगा। अगर y निकालेंगे तो एक बात समझो क्या होगा, x प्लस 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? y की वैल्यू क्यों निकाली? ताकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x वाली फॉर्म में ही रहे। गलत वो भी नहीं था कि अगर x बराबर 6 प्लस वाई कर दे, ये भी गलत नहीं है। तो y बराबर x प्लस 6 हो गया। सिंपल ना। देखो भाई कैसे निकला, इधर ये माइनस वाई इधर रह गया, ये माइनस एक्स हुआ। जब इस माइनस यहां से हटेगा तो सभी से माइनस को भाग देंगे, तो इसका मतलब ये वाला तो प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 6 हो गया आपका, y बराबर x माइनस 6। अब क्या करेंगे आप, y की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1, मतलब y का मान 1 में रखने पर। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, y का मान रखना, ध्यान से करना जरा, y का मान रखना है। तो y का मान क्या है? x माइनस 6। देखो y का मान तो x माइनस 6 है, लेकिन यहां तो y स्क्वायर लिखा था ना, तो यहां स्क्वायर लगा देना। कोई सीधे y स्क्वायर की जगह y x माइनस 6 नहीं लिख सकते। y की वैल्यू x माइनस 6 है, लेकिन यहां पे तो y का स्क्वायर है, तो x माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 468। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 36 माइनस में 2 छिक 12x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, बराबर 468। अब देखो जरा, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 12x, ये 36 था ही, इधर आके 468 और घट जाएगा, बराबर 0। अब ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 12x, इसमें से ये घटेगा तो माइनस का आंसर आएगा, क्या आएगा? 8 में 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 432 आ गया, बराबर 0। 2 से भाग कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 21 42, 1 2 6 आ गया 0। अब इसको हमें क्या करना है? सोल्व करना है। किसी मेथड से कर लो, आपकी मर्जी। तो मान लो फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो गुना चाहिए क्या? 216, वो भी माइनस की, जोड़ने पर क्या चाहिए? माइनस का 6। तो ऐसी कौन सी दो नंबर है? तो देखो ऐसी कौन सी है दो नंबर? तो 12 और 18 है। देखो जरा एक बात, अगर आप 12 और 18 की गुणा करो तो देखो 18 दूनी 36, 6 हासिल 3, 18 का 18 3 21, 216 आता है ना। तो 12 और 18 की गुणा 216 आती है।
माइनस का 6 कब आएगा जोड़ने पर, जब माइनस वाला 18 हो जाए। तो -18 और 12 दो मिले मुझे। देखो अगर आपको ना मिले ना जोड़े तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, द्विघात सूत्र भी लगा सकते हो, ऐसी कोई उससे भी सेम आंसर आएगा। एबीसी छापना है आपको और फार्मूला लगा देना है। अब इसको तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 12x तोड़ दिया, -216 बराबर 0। यहां कॉमन लेंगे x तो x -18, यहां कॉमन लेंगे आप 12 तो x -18 बराबर 0। देखो x की वैल्यू 2 आएगी सीधी, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं। एक बार x की वैल्यू आएगी 18, एक बार x की वैल्यू आएगी -12। समझ में आया ना कैसे आएगी? तो सिंपल सी भाई, x -18 को 0 के बराबर रखेंगे, x + 12 को। ये वाली इम्पॉसिबल है, क्यों? साइड कांट बी नेगेटिव, भुजा नकारात्मक नहीं हो सकती ना भाई, कभी भी कोई भुजा नकारात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू 18 हो गई, तो आप क्या लिख देंगे? अब देखो x की वैल्यू 18 हो गई तो सिंपल सी बात है, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। देखो जरा, अब दोनों वर्गों की भुजा क्या आएगी? तो आप एक बात बताओ, जब दोनों वर्गों की भुजा लिखोगे आप तो पहले लिखोगे साइड ऑफ बिगर स्क्वायर, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, मतलब बड़े वर्ग की भुजा। तो बड़े वर्ग की भुजा तो x की वैल्यू है, मतलब 18 है बड़े वर्ग की भुजा ना। अब छोटे वर्ग की भुजा क्या आएगी? साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या आएगी? देखो साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर जो है ना वो है y, और y किसके बराबर है? तो y है x - 6 के बराबर। तो अब यहां पर x की वैल्यू भरेंगे, 18 - 6 तो आगे 12। तो आपका क्या वैल्यू आई? 18 और 12। सिंपल सी क्या वैल्यू आई? 18 और 12।